नमस्कार प्यारे साथियों। इस समय हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं परिवहन, संचार। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 6 में वन्य जीवों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज चैप्टर नंबर 6 के बाद आज चैप्टर नंबर 7 की आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे पहले दिखाया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक मानव था वो किस प्रकार से था। वो प्रारंभिक मानव जो है वह भोजन, वस्त्र, आवास के लिए प्रकृति पर ही निर्भर था। मतलब कि उसके पास ऐसा नहीं था वो उस चीज़ को बना पाता था। वो प्रकृति के जहाँ एक जगह पे कहीं जंगलों में रहना, जंगल से भोजन प्राप्त करना और वहाँ से जो है कुछ दिन तक रहना, फिर उनका आगे बढ़ते रहना, अस्थायी निवास भी था। वहाँ पे रहते थे, खेती बाड़ी जो भी चीज़ें होती थी वहाँ की जीवों को मार के खाना। उसके बाद वहाँ का जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाते थे और अगली जगह जाके वहाँ कंदमूल, फूल फल खाया करते थे। मतलब पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने अपने कौशल को विकास किया और उसने क्या किया, अपने उत्पादन को बढ़ाया और घर, यातायात, संचार के बेहतर साधनों का विकास किया और अपने आवास के वातावरण को अनुकूल बनाया। मतलब वह अपने अनुकूल जिस प्रकार से स्थिति में रहना चाहता है वो अपने अनुकूल बना लिया अपने बुद्धि विवेक से। अब वो जो जहाँ पे वो रहने लगे वे स्थान जहाँ अपने लिए घर बनाते हैं, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों, गुफाओं में निवास करते थे, उन्हें क्या कहते हैं, बस्तियां कहते हैं। मतलब जहाँ पे मानव का निवास होता था वही उसी को बस्तियां कहते हैं। उसने सबसे पहले क्या, उन्होंने पहले फसलों का उगाना आरंभ किया। उसके लिए जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो कि भाई फसल लगवाएंगे, फसल मान लीजिए कुछ दिन में पैदा होगी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो इतने दिन तो वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक फसल नहीं तैयार होगी। तो इस प्रकार से वह फसलों के लिए फिर वह अस्थाई जो है घर बनाना शुरू हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट ही हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में बस्तियाँ अक्सर कहाँ हुआ करती थी, जहाँ पे अधिक मात्रा में जल की मात्रा हो सके, जिससे जीवन को सुलभ बनाया जा सके। और वहाँ की भूमि भी कैसी रहेगी, उपजाऊ भूमि रहेगी। और जब अधिक उपजाऊ होगी, पैदावार होगी, तो क्या होगा, व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, विनिर्माण के विकास के साथ ही बस्तियाँ बढ़ती जाएंगी। नदी घाटी के निकट जो है जो बस्ती पनपने लगी एवं वहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ। जैसे सिंधु, टिग्रिस, नील, ह्वांग ही नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। ये सारी सभ्यताओं का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियों का विकास होता है उसे बवास स्थान कहते हैं। बवास स्थान कहाँ किसे कहते हैं, जहाँ पे भवन अथवा बस्तियों का विकास होता है। एक आदर्श बवास स्थान के लिए जो स्थान चाहिए, जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, दशाएं चाहिए, क्या होती है, जलवायु होना चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, भूमि और उपजाऊ मिट्टी भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बस्तियाँ अस्थाई और अस्थाई हो सकती है। देखिए, अगर वहाँ पे बस्तियाँ क्या है कि अगर वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ मिलता रहा तो अस्थाई रहेंगी। लेकिन अगर समय के साथ वहाँ पे सूखा पड़ने लगा, पानी की कमी होने लगी, हाँ, जीवों की संख्या कम होने लगी, तो कहीं ना कहीं अस्थाई रहेगा। जैसे जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई बस्तियाँ, घने जंगलों में गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों की निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियाँ होती हैं। इन जगह होता क्या है कि यहाँ पे जो है अस्थाई होती है, निवास होता है। अस्थाई बस्तियाँ रहती हैं, वे आखेट, संग्रह, स्थानांतरी, कृषि व ऋतु प्रवास ही करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज भी अस्थाई बस्तियाँ, मतलब कहीं ना कहीं बस्तियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, अस्थाई बस्तियाँ, अस्थाई बस्तियाँ। अगर मनुष्य को हमेशा के लिए वहाँ पे जीवन अनुकूल मिलने लगा तो वहाँ अस्थाई बना लेगा। लेकिन जैसे आज भी देखा जाए जिन पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, झाड़ियों वाले क्षेत्र में, वहाँ तो अस्थाई मनुष्य रहेगा। उसी के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं। दिया है ऋतु प्रवास कहते हैं, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब मौसम के हिसाब से जहाँ पे मनुष्य चले जाए, जैसे जहाँ अधिक गर्मी है वहाँ ठंडे
ठंडी क्षेत्रों में चले जाना। वही ठंडियों के दिनों में जहाँ मौसम कम गर्म है वहाँ चला जाना। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज कर निकालते हैं। खोज कैसे निकालते हैं, मतलब उनके पास अगर पशु हैं तो जिस क्षेत्रों में पशु लेके रहते हैं, अगर वहाँ पे आने वाले समय में धीरे धीरे चारा खत्म हो जाता है, जब चारे खत्म हो जाएंगे तो उन्हें एक ऐसे क्षेत्र की तलाश रहेगी जहाँ पर्याप्त मात्रा में चारा रहे। तो इस प्रकार से वो अपना स्थान वहाँ से परिवर्तित कर लेते हैं। आगे इसमें बता रहा है कि शहरों में इतना प्रदूषण, यातायात जाम क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जाम होता है। इस प्रकार से कुछ इसमें दिया है। शहरों के गाँव की तुलना अगर शहर से करें तो वहाँ पे क्या होता है, गाँव में जैसे क्या दिया है, अत्यधिक क्या होता है, यहाँ पर अत्यधिक बस्तियाँ रहेंगी, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ रहेंगी। अगर शहरों में जल विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। अस्पताल नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल व अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली सुविधाएँ हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहरों और गाँव में क्या चीज़ें रहती हैं और क्या नहीं रहती हैं। ये देखिए शहर का एक दिया सघन बस्ती का। यहाँ देखते हैं ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां दो प्रकार से हमारे सामने आती है। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, मछली पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। वहीं ग्रामीण में सघन प्रकीर्ण हो सकता है। सघन बस्तियों के आसपास क्या होते हैं, यहाँ पर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं ना। मतलब अगर बस्तियाँ देखा जाए तो अगर सघन में, शहरों में अक्सर चूँकि यहाँ पे ज़मीन की कमी होने की वजह से शहरों में क्या होता है, बहुत पास पास में बस्तियाँ रहेंगी। वहीं प्रकीर्ण होगा जो गांव में रहेगी वो दूर दूर रहेगी। तो जो सघन होता है वो जो होता है शहरों में देखने को मिलेगा। वहीं प्रकीर्ण क्या होता है, जहाँ पे दूर दूर बस्तियाँ हों तो गाँव में देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिट पर घर बनाए जाते हैं। इसमें कह रहा है कि देखिए जहाँ पर अत्यधिक वर्षा रहेगी तो वहाँ पे ढाल पे ज़मीन बनेगी ना। जैसे ये देखिए ढाल पे रहने से क्या होता है कि जल्द से जल्द पानी निकल जाएगा, पानी का जमाव नहीं होगा। वहीं वर्षा के समय क्या होता है और ऊंचे बनाए जाते हैं ना। जैसे गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि अधिक गर्मी रहेगी तो वहाँ पे क्या होगी, मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है। वही छतें जो होती हैं, छप्पर जो होती हैं वो घास फूस से बनी होती है। जैसे स्थानीय सामग्री लेते हैं, मतलब दूर से नहीं मंगाते, आसपास के जैसे छत, जैसे पत्थर हो गए, पंख हो गए, चिकनी मिट्टी हो गई आदि का उपयोग करके घर बनाए जाते हैं। मतलब घरों का भी जो उपयोग होता है वो हर जगह आप देखेंगे तो वहाँ के वातावरण और वहाँ की स्थिति के अनुसार ही बनाए जाते हैं। अगर नगरीय बस्तियों की बात करें तो छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगर क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा में कार्यरत रहते हैं। अपने राज्य गांव के कुछ यहाँ पे ये वर्क दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परिवहन की। देखिए परिवहन का विकास क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। परिवहन क्या है, एक तरह से हमारे लिए यातायात के साधन होते हैं। प्राचीन काल में भी लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कैसे करते थे, एक दूसरे से कहते थे या लोग दूर कर चल कर जाते थे। और चलने का साधन जो पहले हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, लोग अपने साथ पैदल चलते थे, नहीं तो अपने साथ पशुओं का प्रयोग करके, उनका प्रयोग करके सामान एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाना। वही दे रहा है कि पुराने समय में अधिक दूरी तय करने के लिए अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए किसका प्रयोग करते थे, पशुओं को, अपने साथ पशुओं को लेकर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और विकास की परंपरा आगे बढ़ी और फिर क्या हुआ, पहिए का खोज हो गया। और पहिए की खोज होने के साथ ही समय के साथ परिवर्तन में विभिन्न साधनों का विकास हुआ। जैसे आज भी
लोग परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे बैलगाड़ी हो गई, तो जब ये परिवहन बदला तो क्या हो गया, बहुत सारे मार्ग खुल गए ना, जैसे जल मार्ग हो गए, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, बहुत सारे मार्ग अब खुल गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यही उसमें बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। देखिए ये ध्यान रखना है कि जो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है, लामा का प्रयोग होता है। और जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं। एंडीज पर्वत क्षेत्रों में कहीं लामा का प्रयोग, तो वहीं तिब्बत के क्षेत्रों में वाक का प्रयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देश के व्यापारियों के भारत पहुंचने के अनेक महीनों, मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता था, लेकिन समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे न। लेकिन हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, मतलब हवाई जहाज़ों का विकास होने से यह रास्ता बहुत ही आसान हो गया। भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 ही घंटे लगता था। इस प्रकार परिवहन का आधुनिक समय, साधन, ऊर्जा सबकी बचत हो गई। जबकि इस देखा जाए तो यहाँ पे जैसे वास्को डी गामा आया था तो उसे आने में बहुत सारे टाइम लग गए थे, उसके साथ बहुत सारे यात्री चले थे, जो बहुत पूरी यात्री यहाँ पे नहीं पहुँच पाते, बहुत ही कम यात्री पहुँचे थे। तो ये सारी चीज़ें वास्को डी गामा और कोलंबस के साथ हुआ था कि लंबी लंबी यात्राएं करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन यातायात के साधन की वजह से ये सब चीज़ें आसान हो गई। अब यहाँ बता रहा है एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ दिया है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ये बात कर रहा, अभी आगे देखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है परिवहन के मुख्य रूप से 4 साधन माने गए हैं। पहला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। चारों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इसमें दिया है सड़क क्या होता है, दूरी के यातायात के साधनों में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाना है, मतलब दूरी तक जाने के लिए सबसे अधिक जो प्रयोग में लाया जाने वाला अगर वो कोई साधन है तो वो है सड़क मार्ग, है ना। सड़कें भी 2 प्रकार की होती हैं, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। हाँ, कच्ची सड़कें जैसे मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थल एवं वनों में ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती है। हिमालय पर्वत, मनाली, लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़कों में से एक है। भूमिगत सड़कों की भूमिगत मार्ग कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। कच्ची सड़कों, पक्की सड़कों हम समझते हैं जैसे जो सड़कें एक तरह से पक्की होती हैं, कच्ची जैसे गाँवों की सड़कों आप मान सकते हैं। हर जगह पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता। यहाँ पे दिखाया गया है कच्ची सड़क और पक्की सड़क। यहाँ पे हम देखेंगे जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से, जरा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। मतलब समझ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर यह मार्ग है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है अगर आप एक बार देखेंगे ध्यान से तो। आगे बढ़ते हैं। रेल मार्ग। रेल मार्ग से क्या होता है, कोई भी दूरी को आसानी से तय किया जाता है। तीव्रता के साथ एवं कम खर्च में रेलगाड़ी के साथ यात्रा पूरी की जा सकती है। आवागमन एवं भारी सामान को ढोने के लिए भी आसान होता है ना। रेलगाड़ियों में सबसे पहले किसका विकास हुआ, जैसे वाष्प के इंजन की खोज औद्योगिक क्रांति लाती है ना। उसके बाद धीरे धीरे डीजल इंजन आता है। डीजल इंजन आने के बाद विद्युत इंजनों का प्रयोग होता है, भाप का ना। उसके बाद धीरे धीरे रेलवे का विकास होता है और सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ आती हैं और तीव्र जो है चलने लगती हैं। मैदानी भागों में रेलगाड़ी का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। मतलब अगर रेलगाड़ी का देखा जाए तो एशिया में सबसे बड़ा देखा जाए तो भारत का ही रेल मार्ग है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना मतलब अगर जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से जो है जो जहाँ पे रेल मार्ग वहाँ भी बनाना संभव हो गया, जो दुर्गम मार्ग थे। हाँ, भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांत विकसित है। यह एशिया का, देखिए दिया, एशिया का सबसे बड़ा है यह रेल मार्ग भारत का। आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया है। ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसका तात्पर्य है कि ये अच्छा इसमें दिखाया है, ये देखिए, यहाँ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ से लेकर के, ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के, और फिर ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है व्लादिवोस्टोक तक, मतलब सबसे लंबा रेल मार्ग का इसको बताया है। अब देखते हैं जल मार्ग को। जल मार्ग जैसा कि आप जल मार्ग में बारे में जानते हैं कि ये परिवहन के लिए जल मार्ग सब का प्रयोग बहुत पहले से किया जा रहा है ना। जैसे दूरी, अधिक दूरी, और आज भी अगर देखा जाए तो जो हमारा जल मार्ग है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। अगर परिवहन का सबसे सस्ता रास्ता साधन कोई है तो वह जल मार्ग है। जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। पहला है अंतर्देशीय जल मार्ग, दूसरा है समुद्री जल मार्ग। देखिए अंतर्देशीय क्या होता है, जैसे देश के अंदर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को ले जाना। समुद्री मार्ग होता है जो पत्तन होते हैं, जो केंद्र होते हैं, बंदरगाह होते हैं, एक देश से दूसरे जगह को ले जाना। देखिए यहाँ दिखा है, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग कैसे हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारी माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। और ये मार्ग कैसे जुड़े होते हैं, पत्तनों से जुड़े होते हैं। जो विश्व की प्रमुख पत्तन, कुछ विश्व के प्रमुख पत्तन दिया है जो महत्वपूर्ण है, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजल्स का दक्षिण अमेरिका में, रियो डी जेनेवा, अफ्रीका में डबरन एवं केप टाउन, ये महत्वपूर्ण है ना। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, ये महत्वपूर्ण कुछ पत्तन बताया है। तो ये वायुमार्ग के बाद ये जल मार्ग के बारे में हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा आइए देखते हैं वायुमार्ग के बारे में। देखिए वायुमार्ग पहले क्या हुआ है, वायुमार्ग देखिए आज के समय में ये बहुत ही कहीं पर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से पहुंचने वाला साधन है। अधिक से अधिक दूरी को वायुमार्ग के द्वारा जल्द से जल्द तय किया जा सकता है। हालांकि इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन बहुत ही आसानी से इसे तय किया जा सकता है। इसमें देखेंगे 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। मतलब इस समय देखा जाए 20वीं शताब्दी से तो वायु मार्ग जो है सबसे तेज और सबसे जल्दी पहुंचने वाला रास्ता है ना। लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा भी है। भाई महंगा तो है ही। वायु यातायात कैसे, जैसे खराब मौसम होना, कुहरे होना, तूफान होना, इन सब होते हुए भी यातायात का अकेला साधन है जो सबसे ज़्यादा, मतलब कितनी भी स्थिति खराब हो, दुर्गम रास्ते हो, वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। जहाँ पे सड़क और रेल नहीं पहुँचती वहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा बहुत ही आसानी से संकटकालीन या समस्या के समय पहुंचकर वहाँ पे भोजन, तेल, कपड़े, जो भी दवाएं देने की ज़रूरत है उसे आसानी से दिया जा सकता है ना। कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है क्या है, दिल्ली, बम्बई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। कहने का तात्पर्य है कि यह जो है, जो वायु मार्ग है, ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचने वाला मार्ग है। आगे देखते हैं, अगला है संचार के बारे में ना।
संचार क्या होता है? संचार मतलब जैसे होता क्या है, कम्युनिकेशन। जब हम लोग कोई बात दूसरे तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, प्राचीन काल में भी जब एक दूसरे की बात पहुंचाने के लिए लोग क्या करते थे, तकनीकी क्या होती थी, पैदल ही चलते थे ना। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी के साथ मानव ने नए तीव्र साधनों का विकास कर लिया और जिससे एक तंत्र का निर्माण हो गया कि कैसे अपनी बात को पहुंचाना है ना। इसमें क्या है, संचार के क्षेत्र में विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति आई ना, सूचना के क्षेत्र में, जिसमें शिक्षा, मनोरंजन, संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग हुआ। जैसे जिसमें समाचार हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविज़न के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों तक बातें पहुंचाई जाने लगी, जिसके लिए इसे जनसंपर्क का माध्यम कहते हैं। देखिए, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, पहले इसमें बताया है। यहाँ समझते हैं कि देखिए, जैसे इसमें क्या दिया है, पहले लोग क्या करते थे, अपनी बात पहुंचाने के लिए एक दूसरे से बात करते थे। उसके बाद क्या होता था, फिर कुछ दूर पैदल चलते थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर डाक का प्रयोग होने लगा, दूर दूर अपनी बातें भेजे जाने लगी। डाक के बाद फिर न्यूज़पेपर आया, और न्यूज़पेपर आने के बाद आधुनिक समय में तो पूछिए मत, यहाँ सैटेलाइट से लेकर मोबाइल, टीवी, कैलकुलेटर, न्यूज, क्या क्या नहीं आ गया है। तो वही दिखा रहा है समय के अनुसार किस प्रकार से परिवर्तन आया है। सैटेलाइट से संचार में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्व अनुमान और उसके साथ आपदा जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसानी से और समय रहते जाना जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज कर सकते हैं। वही के साथ क्या होता है, कैलकुलेटर वगैरह, ये जो चीज़ें आधुनिक समय में जितने उपकरण हैं सोशल मीडिया के, जो ये सब हैं, इनको सब कैलकुलेट करके लास्ट में दिखाया है कि ये आधुनिक समय में कितने सारे उपकरण आ गए हैं, जो हमें कोई भी चीज़ें आसानी से, कोई भी न्यूज हमें मिल सकती है ना। घर बैठे ये रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा, होटल आदि टिकट करवाना, यही सब बता रहा है कि लोगों जो है संचार के माध्यम से कितनी ज़्यादा विकास कर लिए हैं। तो ये हो गया वायुमार्ग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इसमें पत्तनम दिखाया है, कौन से कहाँ से है इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। आगे अगर इसमें कुछ देखें तो इसमें कुछ दिया ना, इसको आप देख लीजिएगा अपने आप। जैसे देखिए, इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है, तो संचार का साधन क्या हो सकता है, मेज हो सकती है, मेज बिल्कुल नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है, भूमिगत क्या है, फ्लाईओवर है, ये सब ये हो जाएगा। किस द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात साधन का, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए किसका किया जाएगा, जब द्वीप पर पहुंचना है तो जानते हैं वो जहाज ही जाएगी। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को दूषित नहीं करता, तो जो दूषित न करने वाला है उसमें से हो जाएगा साइकिल हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ से समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।